हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर में। मैं हूं अंजलि राठौर और मैं लेकर आई हूं इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट का जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था। पहला जो हमारा टॉपिक है वो था प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है रिसेंटली तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली आर्ट। तो दोस्तों, हमने इसमें पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। आज सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो दोस्तों, पहले हमने क्या क्या पढ़ा था कि सिंधु घाटी का काल क्या था, सिंधु घाटी के खोज संबंधी तथ्यों के बारे में हमने कुछ पढ़ा हुआ था। उसमें सिंधु सभ्यता का विस्तार पढ़ा था, और दोस्तों हमने इसका एक चार्ट आपको दिखाया था जिसमें कि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, उसके आगे हम अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हड़प्पा, जो हमारा पहला जो प्रथम स्थल था, प्रमुख स्थल था, वो हड़प्पा था। तो उसको हम डिटेल से देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसे सिंधु सभ्यता की उत्तरी राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा हरियोपिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसका जो काल था, टाइम पीरियड था 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक था। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इसे सिंधु सभ्यता की उत्तरी राजधानी कहा जाता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की उत्तरी राजधानी कहा जाता है। इसकी खोज पाकिस्तान के मटुगुमरी, जो रावी नदी के तट पर स्थित है, 1878 में कनिंघम ने की थी। दोस्तों, हड़प्पा की खोज पाकिस्तानी के माटुगुमरी, क्या है यहाँ पर, माटुगुमरी, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। हड़प्पा की खोज पाकिस्तान के माटुगुमरी, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है, 1878 ईस्वी में कनिंघम ने इसकी खोज की थी। एक बार फिर से आप देख लीजिए। हड़प्पा की खोज पाकिस्तान के माटुगुमरी, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है, 1878 ईस्वी में कनिंघम ने की थी। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, इसका उत्खनन कार्य राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1927 ईस्वी में करवाया था। इसके बाद माधव स्वरूप वत्स व मार्टिन व्हीलर ने उत्खनन कार्य को आगे बढ़ाया था। दोस्तों, हड़प्पा का उत्खनन कार्य राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1927 ईस्वी में कराया था। इसके बाद माधव स्वरूप वत्स व मार्टिन व्हीलर ने उत्खनन कार्य को आगे बढ़ाया था। चौथा जो हमारा पॉइंट है, हड़प्पा का विभाजन दो स्तरीय है। पहला पूर्वी या नगर टीला, दूसरा पश्चिमी या फिर दुर्ग टीला। दोस्तों, जो पांचवा पॉइंट है हमारा, यहाँ से प्राप्त अवशेषों में 6.6 के समानांतर पंक्तियों में 12 कक्षों का एक अन्नागार मिला है। तो दोस्तों, कितना है यहाँ पर, यहाँ से प्राप्त अवशेषों में 6.6 के समानांतर पंक्तियों में 12 कक्षों का एक अन्नागार मिला है, जिसकी लंबाई है 15.2 मीटर। दोस्तों, यहाँ से प्राप्त, कहाँ से, हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों में 6.6 के दो समानांतर पंक्तियों में 12 कक्षों का एक अन्नागार मिला है। इसकी लंबाई 15.2 मीटर है। दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है, 15.2 मीटर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ से मिला है? तो तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना हड़प्पा से मिला है। हमारा 7वां पॉइंट है, हड़प्पा की एक महान उपलब्धि, विशाल शमशान। तो दोस्तों, हड़प्पा से क्या मिला है, विशाल शमशान मिला है। 8वां पॉइंट है, हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग। तो हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग 33 फीट चौड़ा या गलियां इसे समकोण 90 डिग्री पर काटती हैं। तो दोस्तों, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग जो है
33 फीट चौड़ा है। कितने फीट चौड़ा है, इसकी चौड़ाई पूछा है कई बार नेट के एग्ज़ाम में। तो हड़प्पा का जो मुख्य राजमार्ग है वो 33 फीट चौड़ा है और इसकी गलियां जो हैं समकोण 90 डिग्री पर काटती हैं। 9वां पॉइंट है हमारा यहाँ पर एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र व शंख पर बना बैल का चित्रण, उर्वरता की देवी का चित्रण मिला है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 10वां पॉइंट है पीतल का बना इक्का बना मिला हुआ है। हड़प्पा से पीतल का बना इक्का मिला हुआ है। 11वां पॉइंट है हड़प्पा से 2 धड़ मिले हुए हैं। हड़प्पा से 2 धड़ मिले हुए हैं। पहला है, प्रथम जो है पुरुष धड़ है जो कि लाल बालुए पत्थर का बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई है 3.3 या 3.4 इंच है। दोस्तों हड़प्पा से 2 धड़ मिले हैं। प्रथम है पुरुष धड़। पुरुष धड़ जो है लाल बालुए पत्थर का बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 3.3 या 3.4 इंच है। कुछ विद्वानों ने इसे आदिनाथ की प्रतिमा माना है। दोस्तों हड़प्पा से 2 धड़ मिले हुए हैं। पहला है पुरुष धड़। पुरुष धड़ जो है लाल बालुए पत्थर का बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई है 3.3 या 3.4 इंच है। कुछ विद्वानों ने इसे आदिनाथ की प्रतिमा माना है। यह प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। दोस्तों इसका जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के बीच में है। दोस्तों आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना गया है। किसे माना गया है? आदिनाथ जो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना गया है। आगे चलते हैं। जो हमारा द्वितीय धड़ है तो वो है पुरुष, वो भी पुरुष धड़ ही है। एक पुरुष नर्तक का है। दोस्तों जो हड़प्पा से द्वितीय धड़ मिला था वो पुरुष धड़ था और यह पुरुष धड़ एक पुरुष नर्तक का है, जिसे नटराज की प्रतिमा माना जाता है। इसकी ऊंचाई है 3.7 या 3.8 इंच है। यह गेलाइल चूना पत्थर सिलेटी की बनी है। यह मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों इसका समय है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक। लगभग दोनों एक ही समय में, दोनों धड़ एक ही समय के हैं। और दोस्तों ये जो हमारा दूसरा धड़ है तो इसको हम नोट करके बता दे रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेयरसन ने दी है। तो दोस्तों ये नोट आप कर लीजिएगा, नोट डाउन, ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट है। दोस्तों हमारा जो दूसरा प्रमुख स्थल था वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसका जो समय था 2300 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। दोस्तों जो पहला पॉइंट है इसमें, इसका उत्खनन कार्य राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में कराया था। दूसरा जो पॉइंट है यह हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर सिंध प्रांत राज्य लारकाना जिले में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत अन्नागार है। दोस्तों मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत जो है अन्नागार है, जिसकी माप हड़प्पा से मिले अन्नागार के बराबर है। दोस्तों जो हड़प्पा से अन्नागार मिले थे और जो मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिले थे उसकी माप जो है लगभग दोनों की बराबर है। चौथा जो हमारा पॉइंट है, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल स्नानागार है, जिसकी माप है 39 × 23 × 8 फुट, या फिर कह सकते हैं 11.88, 7.01, 2.43 मीटर में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फुट में भी बता दिया आपको और मीटर में भी बता दिया है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई
तीनों है यहाँ पर। नोट हम बता देते हैं आपको। मार्शल ने इस स्नानागार को तत्कालीन विषय आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। दोस्तों हम आपको नोट बता देते हैं, यहाँ पे नोट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। मार्शल ने इस स्नानागार को तत्कालीन विषय आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। पांचवा हमारा पॉइंट है, मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग के टीलों को स्तूप टीला भी कहा जाता है। दोस्तों मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग के टीलों को स्तूप टीला भी कहा जाता है, जो कुषाण शासकों के शासनकाल में बना था। यहाँ से कुम्हार के भट्टों को अवशेष मिले हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो से कुम्हार के भट्टों के अवशेष मिले हुए हैं। 7वां पॉइंट है हमारा, यहाँ पर जो हमारा 6वां पॉइंट है, यहाँ से कुम्हार के भट्टों के अवशेष मिले हुए हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से कुम्हार के भट्टों के अवशेष मिले हुए हैं। 7वां पॉइंट है, यहाँ से टिकरे पर नाव का रेखा चित्र प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट है, यहाँ से कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। दोस्तों मोहनजोदड़ो से कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है और इसकी माप है 4.5 इंच या फिर 3 सेंटीमीटर है। दोस्तों नर्तकी का दायां हाथ कटे या कमर पर तथा बाया जांघ पर रखे दिखाया गया है। नर्तकी को जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है, तो नर्तकी का दायां हाथ कमर पर तथा बायां हाथ जंघा पर रखे दिखाया गया है। मूर्ति को मधुचिष्ट तकनीकी से बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आया भी है कि मूर्ति को किस तकनीकी से बनाया गया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा मूर्ति को मधुचिष्ट तकनीकी से बनाया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा चुका है कि मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो किस तकनीकी से बनाया गया है, तो हमारा आंसर क्या है होगा यहाँ पर, मधुचिष्ट तकनीकी से बनाया गया है। 9वां हमारा जो पॉइंट है, यहाँ से एक सफ़ेद चूना पत्थर की पुजारी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसका माप है 18-11-8 सेंटीमीटर। 10वां पॉइंट है, यहाँ से एक सभा भवन का अवशेष मिला है, जो कि 90 फुट चौड़ा वर्गाकार भवन था। आगे चलते हैं। दोस्तों सांस्कृतिक केंद्र देख लेते हैं। पहला जो है उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कि पटियाला में है और पटियाला पंजाब में है। दूसरा है हमारा उत्तरी क्षेत्र मध्य सांस्कृतिक केंद्र, जो कि इलाहाबाद प्रयोग में है और ये है उत्तर प्रदेश। तीसरा जो हमारा सांस्कृतिक केंद्र है वो है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो है दीमापुर, और दीमापुर है नागालैंड में। चौथा है हमारा पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, शांति निकेतन में है और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। पांचवा है दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और ये है तंजौर में, तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। छठवां जो है हमारा वो है दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और ये है नागापुर, नागापुर महाराष्ट्र में स्थित है। सातवां जो हमारा सांस्कृतिक केंद्र है वो है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और ये उदयपुर में है और उदयपुर राजस्थान में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रमुख स्थल है वो है धौलावीरा। धौलावीरा यह भारत के गुजरात प्रदेश के कच्छ की खाड़ी के रंग के समीप स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1990 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने करवाया था। तीसरा पॉइंट है, यह सिंधु सभ्यता का इकलौता ऐसा नगर है जिसका विभाजन त्रिस्तरीय पद्धति पर हुआ है। त्रिस्तरीय पद्धति में हुआ है मतलब कि 3 पद्धतियों में हुआ है। पहला दुर्ग टीला, दूसरा मध्य टीला और तीसरा निचला टीला।
दोस्तों एक नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। पहला जो है शेष अन्य नगरों का विभाजन 2 भागों में हुआ है। दोस्तों इसके अलावा शेष अन्य नगरों का जो विभाजन है वो 2 भागों में हुआ है। जो दूसरा है, वर्तमान में इसे सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर कहा जाता है। दोस्तों वर्तमान में किसे धोलावीरा को सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर कहा जाता है। तीसरा है, परकोटे द्वार चहर दीवारी व्यवस्था यहाँ की मुख्य व्यवस्था थी। चौथा है, सन 1998 ईस्वी में हुए उत्खनन कार्य के दौरान यहाँ से सबसे बड़े स्नानागार प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट प्रमुख स्थल है वो है चान्होर। पहला हमारा पॉइंट है, यह नगर मोहनजोदड़ो से 80 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दूसरा जो पॉइंट है, इसकी खोज 1931 ईस्वी में नंदगोपाल मजूमदार NG मजूमदार ने की थी। तीसरा पॉइंट है, यहाँ से कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए का चित्र मिला है, चिन्ह मिले हुए हैं उसके। चौथा हमारा पॉइंट है, चन्होदड़ो से वक्राकार ईंटें एवं अलंकृत हाथी मिला है। पांचवा पॉइंट है, यहाँ से लिपस्टिक एवं सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य मिले हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट जो प्रमुख स्थल है वो है लोथल। यहाँ पर पहला पॉइंट है, यह गुजरात के अहमदाबाद जिले से भोगवा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1955 ईस्वी में रंगनाथ राव ने की थी। दोस्तों लोथल की खोज 1955 ईस्वी में रंगनाथ राव ने की थी। लोथल मोहनजोदड़ो से 600 मील दूर पर दक्षिण पूर्व में स्थित है। दोस्तों लोथल जो है मोहनजोदड़ो से 600 मील दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। चौथा पॉइंट है हमारा, इसे सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर लोदीवाला या गोदीवाड़ा कहा जाता है। दोस्तों लोथल को सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर लोदीवाड़ा या गोदीवाड़ा कहा जाता है। पांचवा जो हमारा पॉइंट है, फारस की मोहरों से यह सिद्ध होता है कि यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। कौन सा? लोथल। लोथल दोस्तों फारस की मोहरों से यहाँ पर से फारस की मोहरें मिली थी और फारस की मोहरों से यह सिद्ध हो जाता है कि यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का इस प्रमुख केंद्र था। छठवां पॉइंट है, लोथल से मिले एक मृदभांड पर पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी का चित्रण मिला है। आगे चलते हैं। सातवां पॉइंट है, लोथल से शतरंज बोर्ड के नमूने मिले हैं। दोस्तों लोथल से शतरंज के बोर्ड के नमूने मिले हैं। आठवां पॉइंट है यहाँ पर, लोथल की महत्वपूर्ण उपलब्धि जहाज़ों की पेड़ी जो कि निचला भाग होता है, मृदभांड, फारस की मोहरें तथा पत्थर के बाट 16 के अनुपात में मिले हैं। 9वां पॉइंट है, तांबे का बना हंस लोथल से मिला है। 10वां पॉइंट है यहाँ पर, लोथल से 17 कब्रें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 3 कब्रों में 2-2 लोगों को दफनाया गया है। यहाँ पर कुबरे लिखा हुआ है, कुबरे नहीं यहाँ पर कब्रें होगा दोस्तों, आप सुधार लीजिएगा। लोथल से 17 कब्रें प्राप्त हुई हैं, जिनमें कि 3 कब्रों में 2-2 लोगों को दफनाया गया है। आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो प्रमुख स्थल है वो है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काल शिला मंडल का चूड़ीदार। तो दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले शिला मंडल की नंग चूड़ियाँ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यह स्थल राजस्थान के राज्य के
गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। इसका उत्खनन कार्य 1961 ईस्वी में बीबी लाल एवं बीके थापर ने कराया था। यहाँ पर लकड़ी की नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, कालीबंगा पर लकड़ी के नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। कालीबंगा से प्राप्त वस्तुएं। तो दोस्तों, कालीबंगा से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुए हैं उसको हम देख लेते हैं। बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से। हवन कुंड प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। दोस्तों, कालीबंगा से काले रंग की पत्थर की चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है। कांसे की सुई प्राप्त हुई है। तांबे के बटन, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों, कालीबंगा से ये वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं। अगला जो प्रमुख स्थल है वो है बनवाली। बनवाली कहाँ पर स्थित है इसे हम बता देते हैं। तो दोस्तों, यह हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के किनारे भारत में स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1974 में R.S. बिष्ट ने करवाया था। यहाँ से मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तन, शैलखाड़ी व लिपि वाली मोहरें, हल्की आकृति, तांबे का बना बाड़ाग्र, बाड़ाग्र का मतलब होता है बाड़ का अग्रभाग, मिला हुआ है। दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे चलते हैं। दोस्तों, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। तो सिंधु सभ्यता की जो विशेषताएं थी, पहला तो कृषि, उस टाइम पे कृषि भी थी। दोस्तों, सिंधुवासी गेहूँ, जौ, तिल, मटर, चावल, कपास आदि की खेती करते थे। मृद भांडों पर अंकित फलों को देखकर वे नारियल, खजूर, आम, खरबूजा व तरबूज आदि का प्रचुरता से प्रयोग करते थे। दूसरा जो विशेषता था वो ये था कि सिंधुवासी लोग पशुपालन भी करते थे। और दोस्तों, वो गाय, भैंस, ऊँट, हाथी, भेड़े, बैले आदि पशुओं को पालते रहे होंगे तथा ये अन्य जानवरों जैसे कि बाघ, हिरन, खरगोश, बारहसिंघा आदि के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। इन्हें घोड़ों का ज्ञान नहीं था। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि सिंधुवासी को घोड़ों का ज्ञान नहीं था। दोस्तों, एक नोट देख लीजिए। यहाँ पर जो पहला नोट है वो ये है कि सिंधुवासियों को घोड़ों का ज्ञान नहीं था। दूसरा पॉइंट है, सिंधुवासियों में धातुओं में लोहे का ज्ञान नहीं था। वस्त्र कौन कौन से थे सिंधुवासियों के पास? तो सिंधुवासी जो थे वो सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। धातुएं कौन कौन सा इस्तेमाल करते थे सिंधुवासी लोग? तो चौथा जो पॉइंट है, सिंधुवासी तांबा, चांदी, सोना, टीन, कांसा, पीतल, सीसा आदि धातुओं से परिचित हो चुके थे। उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। दोस्तों, हमारा पांचवा पॉइंट है मृद भांडों पर की गई चित्रकारी। सिंधुवासी शिव पात्रों में सर्वाधिक मयूर पक्षी का अंकन किया है। दोस्तों, सिंधुवासियों ने सबसे ज़्यादा मयूर पक्षी का अंकित किया है, मोर का चित्रकारी किया है उन्होंने। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर ये है कि सिंधुवासियों ने मृद भांडों पर ज्यामितीय आकृतियों में सरल रेखा, वृत्त, कोण, वर्ग, त्रिभुज, षटकोण, चतुर्भुज का अंकन किया गया है। उन्होंने आयत का अंकन नहीं किया है। तीसरा जो पॉइंट है, सिंधुवासियों ने अशोक के वृक्ष को छोड़कर से सभी वृक्षों का अंकन किया है। दोस्तों, तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सिंधुवासियों ने अशोक के वृक्ष को छोड़कर उन्होंने अशोक के वृक्ष को नहीं बनाया है, उसका चित्र नहीं बनाया है, उसके वृक्ष को छोड़कर से सभी वृक्षों का अंकन किया है।
नेक्स्ट जो हमारा नोट है वो ये है कि सिंधु वासियों ने ज्यामितीय आकृतियों में आयत का अंकन नहीं किया है। सिंधु वासियों ने ज्यामितीय आकृतियों में आयत का अंकन नहीं किया है। जो हमारा अगला पॉइंट है वो 6 पॉइंट है मोहरे। दोस्तों, सिंधु वासियों ने तांबा, सेलखड़ी, हाथी दांत व मिट्टी के मोहरे यहाँ से मिली हैं। दूसरा पॉइंट है सर्वाधिक संख्या में सेलखड़ी की मोहरे मिली हैं यहाँ पर से। मोहरों पर इन्होंने वृक्षों में सर्वाधिक पीपल वृक्ष का अंकन किया है। सिंधु वासियों ने मोहरों पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है पीपल वृक्ष का अंकन किया है। दोस्तों, मोहरों की सर्वाधिक संख्या एक श्रृंगी बैल की है। दोस्तों, मोहरों में जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो एक श्रृंगी बैल की है। पांचवा जो पॉइंट है, मोहरों की सर्वश्रेष्ठ आकृति कुकुद वाले बैल की मानी गई है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। हमारा जो पहला टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल और दूसरा टॉपिक था सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका पार्ट 2 आज कंप्लीट हो चुका है। थर्ड टॉपिक हम लेकर आएंगे जोगीमारा की गुफाएं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आर्टिस्ट अंजलि राठौर को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।